हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट से आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोन रिकवरी करने वाले एजेंटों का व्यवहार काफ़ी खराब हो चुका है। आए दिन वो लोन लेने वाले डिफॉल्टरों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन कानून ने हमें उनसे बचने का कई तरीका दिया हुआ है। आरबीआई की कई गाइडलाइन है जिनकी जानकारी होने से इन रिकवरी एजेंटों से हम आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, उसी को लेकर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आप आसानी से आरबीआई के गाइडलाइनों को पालन करते हुए आरबीआई के गाइडलाइन को जानकर इन रिकवरी एजेंटों की दादागिरी, बदतमीजी से आसानी से बच सकते हैं और इन्हें यहाँ तक जेल भी भेज सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, काफ़ी जानकारी वाला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किया था कि यदि हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक कब कब नोटिस भेज सकता है, कितने डिफ़ॉल्ट करने पर नोटिस भेजता है, कितने डिफ़ॉल्ट करने पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है, नीलामी कैसे होते हैं, कानून में इसके क्या प्रावधान है, हमारे क्या अधिकार है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक समय समय पर करते रहे हैं। आज के इस छोटे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने डिफ़ॉल्ट होने पर, मतलब कितना महीने का डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक आपको नोटिस भेजता है, साथ ही साथ नीलामी की प्रक्रिया बैंक कब शुरू कर सकता है और किन परिस्थितियों में नीलामी वो करता है और कब नहीं कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लोन लेते हैं या फिर उनका कोई ईएमआई बाउंस कर जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भरा वीडियो होने जा रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ, चूंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, लोगों की जानकारी बढ़ाने वाला है, रिकवरी एजेंटों और बैंकों की दादागिरी से बचाने वाला वीडियो है, तो ऐसे में अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोन लेने वाले जो हम जैसे कस्टमर होते हैं, आप जैसे जो कस्टमर होते हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ लीगल राइट्स हैं जो कि हमें कानून देता है। आरबीआई की गाइडलाइन है इन अधिकारों को बचाने हेतु, इन अधिकारों की रक्षा हेतु, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन की जानकारी नहीं होने के चलते, प्रॉपर कानून की जानकारी नहीं होने के चलते बैंक वाले और रिकवरी एजेंट समय समय पर डिफॉल्टरों को बेइज्जत करते हैं, उन्हें झूठा कानून का डर दिखाते हैं और कई बार गलत नियम प्रक्रिया का हवाला देकर या फिर गलत तरीके से कुर्की जब्ती तक कर लेते हैं, नीलाम कर देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमें उन छोटे छोटे नियम कानूनों को जान लेना चाहिए जो ईएमआई बाउंस होने की स्थिति में हमें आरबीआई अपनी गाइडलाइन में उन जानकारियों को बताता है या फिर कानून के द्वारा जो जानकारियां हमें प्रदत्त की गई है। दोस्तों, यदि आपने कोई लोन लिया है और उसका ईएमआई बाउंस कर गया है या फिर आप डिफॉल्टर हो गए हैं, तो इतना जान लीजिए कि पहला डिफॉल्ट होने पर बैंक कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको कॉल करेगा, अपने किसी रिकवरी एजेंट को भेज सकता है, लेकिन कानूनी नोटिस वो नहीं भेज सकता है। यदि अब कब बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजेगा? यदि आपका लगातार याद रखिएगा, लगातार 3 ईएमआई बाउंस करता है तो बैंक आपको पहला नोटिस भेजता है कि आप समय पर ईएमआई चुकाएं, आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अगर नहीं चुकाते हैं तो आने वाले समय में आपके खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ये सिर्फ एक सूचना के लिए जारी किया गया नोटिस होता है। अगर इन 3 ईएमआई के बाउंस होने के बाद लगातार आप चौथा और पांचवा भी बाउंस कर देते हैं, मतलब लगातार आप 5 ईएमआई नहीं चुकाते हैं, तो उस स्थिति में बैंक नीलामी करने की सूचना या फिर हम लोग कहें कि चेतावनी वाला नोटिस आपको भेजेगा। मतलब नीलामी की चेतावनी, वार्निंग नोटिस नीलामी के लिए आपको भेजता है। 3 डिफॉल्ट होने पर आपको सिर्फ सूचना के लिए देता है कि आपका ईएमआई 3 ईएमआई बाउंस हो चुका है, आप जमा कीजिए। लेकिन यदि लगातार 5 ईएमआई आप चुक जाते हैं तो नीलामी की चेतावनी वाला नोटिस बैंक भेजता है। इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। अब ये भी जान लीजिए कि यदि आप लगातार 5 ईएमआई नहीं चुका पाते हैं
तो भी बैंक का कोई अधिकारी या फिर रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता है। आप सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच ही आपसे रिकवरी संबंधित तो व्यवहार कर सकता है, चाहे फ़ोन कर सकता है, चाहे आपसे मिल सकता है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वो आपको ना तो फ़ोन कर सकता है, ना ही आपसे मिल सकता है। साथ ही साथ रिकवरी के लिए, जी हाँ, रिकवरी के लिए ना तो आपके मित्र रिश्तेदारों को भी वो तंग नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। इसके अलावा किसी अन्य छुट्टी वाले दिन भी बैंक का कोई अधिकारी, कर्मचारी या फिर रिकवरी एजेंट भी आपसे रिकवरी के लिए संपर्क नहीं कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई में या फिर संबंधित बैंक के शिकायत कोष में जाके कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा खराब है तो आप नज़दीकी थाने में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समुचित वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग रखनी होगी, व्हाट्सएप चैट रखना होगा, ये जरूरी है एविडेंस के लिए। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीलामी से संबंधित। तो यदि लगातार आपका 5 EMI बाउंस करता है तो बैंक आपको नीलामी के चेतावनी संबंधित नोटिस भेजता है। अब उसके बाद वो चाहे तो आपकी नीलामी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, लेकिन ये भी प्रक्रिया जो होगी वो कानून के द्वारा होती है, कोर्ट के द्वारा ही होती है। बैंक अपने मर्जी से कोई नीलामी प्रक्रिया नहीं कर सकता है। इसमें जो नियम है, नियम के अनुसार जब लोन धारक पूरी तरह EMI नहीं चुका पाता तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति की नीलामी कर सकता है, ऐसा उसे अधिकार है। यह प्रक्रिया न्यायालय के अधीन होती है तथा पारदर्शी होती है। बैंक अपनी मर्जी से किसी भी की संपत्ति को नीलाम नहीं कर सकता, मतलब जब तक कोर्ट का आदेश ना हो तब तक किसी भी प्रॉपर्टी को नीलाम बैंक नहीं कर सकता है। आजकल सरफेसी एक्ट के माध्यम से संपत्ति की नीलामी की जाती है। अब सरफेसी एक्ट क्या है, मैं किसी अन्य दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से सरफेसी एक्ट के द्वारा आप यदि डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी संपत्ति पर बैंक कब्जा कर उसकी नीलामी करता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, कई नोटिस आते हैं, इसकी कार्रवाई होती है, कोर्ट में सूचना होती है, SDO कोर्ट में होती है। तो प्रॉपर एक चैनल है। बैंक बिना इन कोर्ट्स या SDO कोर्ट के आदेश के बिना वो नीलामी नहीं कर सकता है और ना ही आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर सकता है। और ये भी जान लीजिए कि नीलामी की प्रक्रिया से करने से पूर्व लोन धारक के पास अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है तथा वो न्यायालय में जाकर अपना सुरक्षा मांग कर सकता है और बता सकता है कि आखिर वो लोन क्यों नहीं चुका पा रहा है। ऐसी स्थिति में आजकल न्यायालयों में मीडिएशन की व्यवस्था है, जहां बैंक के अधिकारी और डिफॉल्ट करने वाला, लोन लेने वाला बैठकर आपस में बात करते हैं और सेटलमेंट की प्रक्रिया भी अपनाकर उस लोन को सेटल करवा सकते हैं। तो आजकल प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। बस आपको अपने हक, नियम और कानून, साथ ही साथ आरबीआई के गाइडलाइन जानना जरूरी है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार लोन धारकों को कानूनी सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए ये सारे गाइडलाइन बनाए गए हैं। ये नियम वित्तीय संस्थानों और ग्राहकों के बीच बेहतर तालमेल और पारदर्शिता लाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यदि आपका 5 लोन का EMI डिफॉल्ट करता है तो भी आपको घबराना नहीं है। डिफॉल्ट होने के बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अपनाने के बाद ही बैंक आपकी संपत्ति को नीलाम कर सकता है। यदि आपको कोई रिकवरी एजेंट या बैंक का कर्मचारी धमकी देता है कि वो बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा तो यह पूरी तरह अवैध है और आप इसके खिलाफ न्यायालय में या फिर नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।